मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट। ऑडिट में आज हम करेंगे इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यवसाय में इसके कुशल कार्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली कई जांचों और नियंत्रणों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यवसाय में, एक बिजनेस है, वो अच्छे से काम करे, कुशल तरीके से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, उसके लिए आप कई तरह के चेक्स एंड कंट्रोल्स स्टैब्लिश करते हो। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे सर इंटरनल कंट्रोल। ऑप्शंस वैसे क्या थे? इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरिम चेक। तो हम जो चेक्स एंड कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं उसे नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल। मैं अभी खूब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखो, कोई भी संस्था है ढंग से काम करे तो कुछ कंट्रोल स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। जैसे मान लो हम कॉलेज में हैं, ठीक है, तो हमारे एक बायोमेट्रिक लगा रखी है ताकि क्या रहता है कि हमारे आने का समय नोट हो जाए, जाने का समय नोट हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ मान लीजिए ऑफिस है तो बिना रसीद के हम पेमेंट स्वीकार नहीं करते। हमको कोई पेमेंट करना है तो बिना स्वीकृति, मतलब पेमेंट तो बहुत पीछे की बात है, सबसे पहले कोई खर्चा करना भी है तो स्वीकृति लेते हैं। के बाद ज़रूरत होता है तो टेंडर मंगाते हैं, सबसे सस्ता वाला सामान देखते हैं, क्वालिटी वाइज ओके, और उसके बाद सस्ता सामान देखते हैं, फिर उसको ऑर्डर करते हैं, फिर स्टोर कीपर उसकी एंट्रीज करता है। कहने का मतलब क्या है कि बस यूं ही हवा में नहीं चल रहा है, एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो अब और इसको देखिए, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? द मैकेनिज्म, रूल्स एंड प्रोसीजर्स implemented by a company to ensure the integrity of financial and accounting information, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉड। अब इसको आराम से आप शब्दों को तोड़ तोड़ के बढ़िया समझेंगे। इंटरनल कंट्रोल क्या है? एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है। आप बहुत सारे नियम बना दोगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स और पॉलिसीज बना दोगे, बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, वो सबको फॉलो करने हैं। ऐसा कंपनी क्यों करेगी? ताकि वहाँ के जो कार्मिक हैं वो निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें। ठीक है, हमारे पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट हो या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जनरेट हो वो रिलायबल, विश्वसनीय हो, सबकी जवाबदेही तय हो जाए। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी तय हो जाए, कल को कोई गड़बड़ रहे तो हम उसको कह सकें, और उसके बाद फ्रॉड फ्रॉड को रोका जा सके। इसके लिए इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया जाता है मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर की भूमिका समझ में आ जाए। इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले ड्यूटीज़ को सेपरेट किया जाता है। परचेज आप करेंगे, सेल आप देखेंगे, कैश का काम आप संभालेंगे। सबसे पहले हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार ड्यूटीज़ का सेपरेशन किया जाता है। उसके बाद समय समय पे इंटरनल ऑडिट कराई जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए 20 का स्टाफ है और ठीक है, उनको पता है कि मैं सीए रहा हुआ हूँ, तो बाहर से तो ऑडिट होगी, जब होगी वो मुझे कह देते हैं 6 महीने के बाद या हर 2 महीने के बाद कि आप थोड़े खाते वाते देख लेना, स्टोर की एंट्री देख लेना, खास करके अकाउंट्स की एंट्री देख लेना, कैश बुक देख लेना, और मैं उनको चेक कर लेता हूँ, बिल वाइज मिला लेता हूँ। तो बाहर की ऑडिट होने से पहले घर में ही एक ऑडिट हो जाती है, तो वो इंटरनल ऑडिट कहलाती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी यानी बाहर से भी ऑडिट करवाई जाती है। इसके अलावा रोज़ के रोज़ बैलेंस चेक होते हैं। रोज़ का रोज़ हम कैश बैलेंस देखते हैं कितना है, कैश बुक में कितना है, और जो हमारी तिजोरी है उसके अंदर कितना है। डॉक्यूमेंट्स की मॉनिटरिंग करते हैं, बिल वगैरह ओके हैं, उनके चालान लगे हुए हैं, ट्रेजरी गए नहीं गए। इसके अलावा सारे अकाउंट्स मॉनिटर किए, हमारे बिल रजिस्टर वगैरह मेंटेन है कि नहीं। तो ये सब क्या है? ये सब एक इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश है कि कोई भी चीज़ लिखने से छूट ना जाए और कोई भी फालतू चीज़ लिखने में आ ना जाए। ये दोनों ही पर्पस होते हैं, तो ये इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अब है, ये है कि आंतरिक नियंत्रण में शामिल है। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, उपरोक्त 1 व 2। ये क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ज़्यादा कस के याद कर लीजिए। मैं अभी आपको एक ग्राफिक से बनाता हूँ। देखो, इंटरनल कंट्रोल एक बड़ी चीज़ है। इंटरनल कंट्रोल को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और इसके 2 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा है इंटरनल चेक और दूसरा हिस्सा है इंटरनल ऑडिट। तो ये क्वेश्चन कई तरह से घूम के पूछेगा, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल क्या एक ही होता है? तो नहीं, एक ही नहीं होता है। इंटरनल चेक जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट होता है। अभी आगे आने वाली स्लाइड में मैं ये भी समझा दूंगा कि इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि आंतरिक नियंत्रण में बहुत सारे उपाय शामिल हैं, और उन उपायों के अंदर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट भी शामिल हैं। मेनली ये 2 ही शामिल हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट इज
अब आंतरिक जांच क्या होती है और आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं, इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। देखो, इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, काम को पहले बांट देते हैं और इस तरह से बांटते हैं कि ए पर्सन का काम बी पर्सन चेक कर ले, बी पर्सन का काम सी पर्सन चेक कर ले, इस तरह से। और इंटरनल ऑडिट तो मैंने बताया कि एक आध व्यक्ति को या कुछ लोगों की टीम बना दी जाती है जो कि सारे खातों की ऑडिट किया करती है इंटरनली, बाहर से नहीं आते। और जो इंटरनली ऑडिट करते हैं उनका सीए होना भी ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट जिनको समझता है कि ये होशियार हैं, ये चेक कर सकते हैं, उनको इंटरनल ऑडिट का काम दे देते हैं। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको इंटरनल चेक में जैसे कह रहा है कि तरीका क्या होता है, एक व्यक्ति के काम की जांच दूसरा व्यक्ति करता है और इंटरनल ऑडिट में एक ग्रुप होता है जो काम हो जाने के बाद चीज़ों की जांच करता है। इंटरनल चेक का मैं आपको रियल लाइफ टाइम एग्जांपल बताऊं तो जैसे कभी कभी आप है ना किसी अच्छी मिठाई की शॉप पे या नाश्ते की शॉप पे जाएंगे ना, तो आप उधर जाएंगे, नाश्ता ऑर्डर भी करेंगे ना, तो वो पहले बोलेगा एक पर्ची कटवा के लाओ। तो अब क्या हो रहा है, यानी इंटरनल चेक का मूल ये होता है कि सारा काम एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, उसमें कामों को बांट दिया जाता है। सपोज करो एक ही व्यक्ति होता जो मान लीजिए कचौड़ी पैक भी कर रहा होता, पैसे भी ले रहा होता और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता। तीन काम है, कचौरी दे रहा है, ठीक है, और पैसे भी ले रहा है और उसकी अकाउंटिंग भी कर रहा है। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा काम होगा तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि वो दिन भर की 1000 कचौड़ियाँ बेचे तो वो 800 को ही एंटर करे। लेकिन अगर तीनों चीज़ें अलग अलग है, मतलब कैश लेने वाला बंदा अलग है, कचौड़ी पैक करने वाला अलग है और उस कैश का फिर हिसाब रखने वाला व्यक्ति अलग है, तो फिर फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल चेक में एक व्यक्ति का काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाती है। इसमें काम के साथ साथ ही चेकिंग होती है। इंटरनल ऑडिट में जांच इंटरनल ऑडिट में भी होती है, लेकिन उसमें एक समय बाद, यानी महीने बाद 2 महीने बाद, एक वर्ड होता है जैसे पीरियोडिक, एक समय अंतराल पे जांच होती है। वो 1 महीना बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है। एक होती है परपैचुअल, परपैचुअल मतलब होता है लगातार। तो इंटरनल चेक में क्या होता है, एक व्यक्ति के काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः और नॉन स्टॉप जांच होती रहती है। इंटरनल चेक का उद्देश्य है कि आपके अकाउंटिंग में और आपकी बुक कीपिंग में सटीकता एस्टैब्लिश हो। और इंटरनल ऑडिट में तो पूरा देखा जाता है, उसमें तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आंतरिक जांच को कौन करेगा, आंतरिक जांच जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो इनबिल्ट कर्मचारी हैं, वही करते हैं। और इंटरनल ऑडिट भी घर के ही लोग होते हैं, यानी संस्था के ही लोग होते हैं, लेकिन एक समूह विशेष होता है। ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल चेक में आपको अलग से तो कुछ हायर नहीं करना पड़ा, तो एक किफ़ायती सिस्टम है या सस्ता सिस्टम है। इंटरनल ऑडिट में हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को या उसकी टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दो, तो वो थोड़ा सा महंगा होता है। मेन आप ध्यान रखिएगा, तो आंतरिक जांच होता है ना, उसका मकसद होता है कि फ्रॉड हो ही ना, तो उसका मेन काम होता है रोकथाम। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है। और जो आंतरिक जांच है ना, वो ये देखती है कि कोई फ्रॉड या एरर हो तो नहीं गया, अगर हो गया है तो उसका पता लगाना। ये दोनों चीज़ें अलग है। एक होता है देखो क्राइम का पता लगाना कि क्राइम किसने किया, और एक होता है क्राइम होने ही नहीं देना। तो जो इंटरनल चेक होता है, आंतरिक जांच होता है, उसका मकसद होता है फ्रॉड होवे ही नहीं, एरर होवे ही नहीं, कोशिश होती है। और इंटरनल ऑडिट होती है कि अगर हो गया है तो उसका पता करना, या हुआ तो नहीं है उसका पता करना। ठीक है, इसमें डेली का डेली रिपोर्टिंग होती है और इसमें इंटरनल ऑडिटर में सारी बातें मैनेजमेंट से होती है, मैनेजमेंट ही उन्हें अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट ही उनका रेम्यूनरेशन देता है, अगर अलग से देना है तो वो रिपोर्ट भी अपने उसको देते हैं। यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसको देख लीजिएगा, आप पॉज कर लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक आंतरिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक डैश डैश द्वारा तय किया जाता है। अगर आप इस पूरे वीडियो के 10 एमसीक्यू ना भी देखो ना, तो मैंने जो स्टार्टिंग के 2 में आपको आंतरिक नियंत्रण क्या होता है बताने की कोशिश करी, और उसके बाद जो आपने उन दोनों में अंतर देखा, इस पूरे चैप्टर में 3 ही शब्द बार बार गूंजेंगे, आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक जांच, आंतरिक अंकेक्षण। तो आप फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से याद कर लेंगे तो शायद आपके 10 के 10 एमसीक्यू आप मेरे बिना समझाए ही लगा पाएंगे। फिर भी क्वेश्चन है, एक आंतरिक लेखा परीक्षक यानी इंटरनल ऑडिटर का पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किया जाता है। तो मैंने कहा कि ये संस्था का ही कर्मचारी होता है, मैनेजमेंट ही उसको ऑर्डर करता है कि इंटरनल ऑडिट कर लो। कोई जैसे अपन यूँ समझो कि एक घर की सफाई करनी है, तो एक तो घर के लोग करें और एक बाहर से अपन बुलाएं, तो यहाँ घर के ही व्यक्ति है जो जांच कर रहा है, तो मैनेजमेंट ही उसको तय करेगा, पारिश्रमिक भी मैनेजमेंट ही तय करेगा। इसमें शेयर होल्डर या गवर्नमेंट का या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी का कोई रोल नहीं है, मैनेजमेंट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंतरिक जांच प्रणाली के तहत। तो आराम से पहले क्वेश्चन सुनते, इंटरनल चेक की बात हो रही है। ओके, इंटरनल चेक, मेन एक ही शब्द है इंटरनल चेक, जहां एक व्यक्ति के काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाए। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती है। एक कर्मचारी के काम को अन्य कर्मचारी द्वारा स्वचालित रूप से जांचा जाता है, तो ये तो बात है ही है। कर्मचारियों के बीच काम का विभाजन होता है। तो अब देखा जाए ना, तो ये तीनों बातें हैं। मतलब मेन जो कोर हाईलाइट है वो तो यही है। लेकिन सबसे पहले देखो, इंटरनल चेक सिस्टम स्टैब्लिश कैसे होगा? जैसे मैंने कहा, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक व्यक्ति सारे कार्य न करे। जैसे मैंने सेल्स का एग्जांपल दिया, कचौड़ी सेल का एग्जांपल दिया, तो उसमें सेल करने वाला, पैसे लेने वाला, अकाउंटिंग करने वाला, ये सब व्यक्ति अलग होने चाहिए। अगर परचेज डिपार्टमेंट की बात करें, तो माल की ज़रूरत है, ये कहने वाला, माल मंगाने वाला, माल रिसीव करने वाला और पेमेंट करने वाला, ये सब अलग व्यक्ति होने चाहिए। आपको अभी ये लगेगा इतने व्यक्ति लगेंगे तो नौकरी कैसे? तो ये इंटरनल कंट्रोल ऑडिट, ये बड़ी संस्थाओं की बात है। छोटी मोटी व्यक्ति तो एक ही व्यक्ति वन मैन शो होता है। ये बात ही बड़ी कंपनियों की चल रही है। और बड़ी कंपनियों में आपको पता है पैसा पब्लिक का होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट अपना एसी चैम्बर में बैठा होता है, तो नीचे ग्राउंड में काम सिस्टमैटिक हो। ठीक है, आप कभी डी मार्ट वगैरह से सामान परचेस करेंगे तो होगा क्या? आप सामान लेके आएंगे, बिलिंग अलग जगह पे होगी, उसके बाद सामान आप अलग जगह पे दिखाएंगे, उसकी अकाउंटिंग तो ये बाद में अलग से ही करते होंगे। कहने का मतलब है, इंटरनल चेक में सबसे पहले काम को बांटा जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, काम को बांटा जाता है, उनकी जिम्मेदारियां तय की जाती है कि भैया आपकी यहाँ तक की जिम्मेदारी है, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको माल जमाना है, आपको माल सेल करना है, सबके काम बांट दिए जाते हैं। उसके बाद इस तरह से चाहे चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति ने वो काम किया या नहीं किया, उसके काम की ऑटोमेटिक जांच होती रहती है। तो ये सारी की सारी आंतरिक जांच प्रणाली के तहत होता है। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, अब एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक, कि आंतरिक जांच के उद्देश्य क्या हैं, लेकिन इससे आपको बात भी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इसका मेन उद्देश्य है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में तो अंतर समझते हो ना? अगर गलती यूं ही हो जाए, निर्दोष तरीके से हो जाए, तो एरर होता है, और गलती जानबूझ के मैन्युपुलेट करते हुए की जाए तो फ्रॉड की जाती है। यानी इंटेंशनल, इरादतन गलती को फ्रॉड कहते हैं, गैर इरादतन को अपन अशुद्धि कहते हैं। तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए, वो जल्दी जल्दी पकड़ में आ जाए, ये होता है एक तो इंटरनल चेक का उद्देश्य। दूसरा क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। एरर और फ्रॉड की संख्या को बहुत कम करना। ठीक है, अगर पहले से भी ज़्यादा, ये दूसरा सही है कि मतलब एरर और फ्रॉड हो ही ना। इसके लिए क्या किया जाता है, जो मैंने समझाया, वर्क का डिवीजन किया जाता है, और क्या किया जाता है, जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाता है। आया था ना पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके बाद इससे क्या होगा, इससे एंड ऑफ द ये होगा कि चूंकि एक व्यक्ति के काम की दूसरा व्यक्ति जांच करेगा, तो आपके अकाउंट्स जो हैं, वो आपका जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी से कपट और अशुद्धि की जोखिम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इवन आप पढ़ के ना भी गए हो तो कॉमन सेंस से कर सकते हो कि जहां अगर कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, कंट्रोल सिस्टम कहाँ होता है, संस्था के अंदर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मान लो हमारे यहाँ बायोमेट्रिक कॉलेज में लगी हुई है, तो हमारी अटेंडेंस क्या होती है, आने और जाने का टाइम नोट होता है। ठीक है, तो हमें डर लगेगा, डर लगेगा इन द सेंस हम समय पे आने और समय पे जाने की कोशिश करेंगे। सोचो बायोमेट्रिक ना होता तो क्या होता, सोचो हमारे कॉलेज में कोई म्यूनसिपल ना होता तो क्या होता। तो क्या हो रहा होता है, शायद हम अपनी मर्जी से आ रहे होते, मर्जी से जा रहे होते, जब तक समझ में आता रुकते, जब तक समझ में आता चले जाते, ऐसा होता। तो जहाँ कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ फ्रॉड और एरर की चांसेस होंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि अगर कहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कमज़ोर होगा, तो वहाँ कपट और अशुद्धि की जोखिम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वृद्धि होगी, इंक्रीजेस होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब ऑडिटर काम लेता है ना, किसी संस्था का ऑडिट करने का काम लेता है, तो सबसे पहली विजिट में वो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल की प्रभावशीलता देखता है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें हम देखते हैं कि इंटरनल कंट्रोल है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं, और इफेक्टिव है या नहीं, वो देखता है। उसके बाद वो अपना ऑडिट प्लान बनाता है। खैर अभी क्वेश्चन अभी और आने बाकी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे,
1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, इस तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे आप हमें। वेल, अगला क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, अब इंटरनल कंट्रोल को अप्लाई कौन करता है? तो मैंने कहा ना कि मैकेनिज्म कौन सेट करेगा, प्रोसीजर्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, ये कौन तय करेगा? जिन बाकी लोग तो फॉलो करेंगे, तय कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, ऑडिटर करेगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर करेगा, ये सब लोग करेंगे। तो मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि देखो संस्था, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है, मतलब कंपनी, संचालक मंडल, संचालक जो चलाएगा, जो संस्था को अच्छे से चलाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश करेगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, जो चीज़ों को मैनेज करता है, डैमेज करता है, तो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, आसान का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, आंतरिक जांच का उद्देश्य है। ये जो इंटरनल चेक अपन ने किया, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इंटरनल चेक में स्लाइड देखी थी, जिसमें काम का विभाजन होता है, एरर के डिटेक्शन का प्रयास किया जाता है। तो इंटरनल जांच का क्या उद्देश्य होता है? धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना। तो उसमें पहला यही था, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स, ये है। कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना, डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। उन पे नैतिक दबाव डालना, देखो एक तो मैं, कोई बंदा हो जो बिल्कुल फ्री हो, उसको पता है कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, तो वो कैसे बिहेव करेगा? और एक बंदा जिसके ऊपर चेक होता है, ठीक है, कहना नहीं चाहिए बट यूँ ही समझो कि एक बच्चा है जिसके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, परिवारजन है, तो बच्चा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पलता है। मान लीजिए एक बच्चा है, भगवान की कृपा उसके ऊपर नहीं है, और वो बेचारा अनाथ है, और मान लीजिए अनाथालय में भी नहीं है, तो वो कैसे बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। तो एक ऐसे ही मैंने बिल्कुल अजीब सा ही एग्जांपल दिया, बट कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरनल चेक सिस्टम होगा तो कर्मचारियों पे नैतिक दबाव होगा। उनको है पता कि मेरा जो काम है वो अगले बंदे के पास जाएगा, कोई बात होगी तो एक आध बार तो ढक लेगा, अगली बार सुना देगा या कंप्लेंट कर देगा, तो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहता है कि हमें काम को सही से करना है। ठीक है, ओके, चलिए, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक जांच एक डैश डैश तरह का कार्य है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण एक डैश डैश तरह का कार्य है। तो मैंने ये बताया था कि आंतरिक जांच में आप कोशिश करते हो कि फ्रॉड और एरर हो ही ना, निरोधक काम वो चीज़ हो ही ना, तो वो तो एक प्रिवेंटिव तरीका का कार्य है। आंतरिक जांच एक प्रिवेंटिव यानी हो ही ना, और आंतरिक अंकेक्षण जो होता है, अगर हो गया है तो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, या कोशिश करता है पता लगाने की कि हुआ तो नहीं है, तो वो एक डिटेक्टिव खोजी तरीका है। तो क्या समझ में आया
कि आंतरिक जांच तो एक निरोधक प्रकार का कार्य है जो चाहता है कि फ्रॉड एरर हो ही ना, और जो आंतरिक अंकेक्षण है वो आपका एक खोजी तरीका है, एक डिटेक्टिव मेजर है। तो ये बहुत आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दोनों के कार्य की प्रकृति क्या है। इंटरनल आपको लगेगा ऐसा दोहरा क्यों रहे हो इतना, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपके अच्छे से भी दिमाग में उतर जाए। इंटरनल चेकिंग इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन वेयर एज द इंटरनल ऑडिट इज डिटेक्टिव फंक्शन, ढूंढने वाला। उसके बाद है आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच, एक ही है या अलग है? तो मैंने जैसे कहा ना, ये है आपका इंटरनल कंट्रोल आईसी, तो इंटरनल सी कर दें। अब ये है इसके अंदर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो अब आप बताओ इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है क्या? तो आप कहेंगे हाँ है तो अलग अलग, लेकिन अलग अलग में सही क्या है कि आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक जांच शामिल है, तो सी ज़्यादा सही है। अब इसमें बी भी सही है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन आंतरिक जांच जो है वो उसी का एक पार्ट है, तो वो बहुत अलग नहीं हुआ, वो उसी का एक हिस्सा हुआ, तो इसलिए सी ज़्यादा सही है। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि एमसीक्यू में आप सारे ऑप्शन पढ़िएगा। कभी कभी आपको ए और बी पे आता है तो लगेगा सही है मिल गया मिल गया, और हो सकता है उसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो, या उससे भी ज़्यादा बेटर अच्छा आंसर नीचे ऑप्शन में दिया हो। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। एक आध क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ कि लगभग हर बच्चा थोड़ी सी जल्दीबाजी में गलत कर देता है, और फिर अगर एक आध दो नंबर से ही वो रह जाता है तो पछताता है। आपको कोशिश करनी है कि सॉरी, आपसे गलती ना हो, आपको ना पछताना पड़े, बाकी तो जो ईश्वर को मंजूर है वो होता है। तो आंतरिक नियंत्रण में, इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक शामिल है, सी इसका आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है, जल्दी वीडियो खत्म हो गया, होप जल्दी। डैश डैश में लेखांकन और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों शामिल है, इसमें से किसके अंदर अकाउंटिंग कंट्रोल भी इनकॉर्पोरेट है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है? तो वो है आंतरिक नियंत्रण में। इंटरनल कंट्रोल में केवल ऐसा नहीं है कि केवल, हालांकि ऑडिट का वैसे अक्सर वास्ता अंक उससे लेखांकन से होता है, क्योंकि पहले अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग की ही ऑडिटिंग होती है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल कंट्रोल है ना, वो अकाउंटिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को भी देखता है, मतलब उसमें बिजनेस के सारे पहलू को देखा जाता है। जैसे मैंने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, तो आ, हर कहें कि पेमेंट रिसीव करने पे रसीद देना, हर खर्चे से पहले स्वीकृति लेना, ये सब थोड़ा अकाउंटिंग पार्ट की तरफ है। लेकिन जैसे हमारे आने जाने पे कंट्रोल करना, हमारी क्लासेस की प्रिंसिपल साहब मॉनिटरिंग करते हैं वो होना, ये कुछ चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है। तो जहाँ कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जाता है वहाँ अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, हर तरह के कंट्रोल इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि व्यवसाय के सारे पहलुओं पर नियंत्रण हो, पूरा व्यवसाय अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, आप ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़िएगा। इंटरनल कंट्रोल establishes the controls, policies, standards based on which a company's operation should be managed। इसमें क्या होता है, नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं, नीतियां निर्धारित की जाती हैं, प्रमाण निर्धारित किए जाते हैं ताकि एक कंपनी के जो कार्य हैं वो अच्छे से मैनेज हो सके। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ रहा है, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज बट कवर्स द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें केवल वित्तीय और लेखांकन गतिविधियां ही शामिल नहीं है, इसमें संस्थान की सारी गतिविधियां शामिल है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, कुछ बात कहनी है, समझानी है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स वेरी फ्री, और पास में बेल आइकन होता है उसको दबा लिया करो, जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको मिलता रहेगा। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बहुत सही चैनल पे हो, इस पर रेगुलर और जो जो एग्ज़ाम आ रहा होता है मैं उसी हिसाब से तैयारी कराता रहता हूँ, ठीक है। ओके, चलो बाय।